नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, मैं आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आया हूं। मैंने जैसा कि बोला था, मैं डेली एक क्लास आपके लिए लेके आऊंगा कंप्यूटर की, और उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मिनट में मैं आपके कंप्लीट करवाऊंगा। आप एंड सेशन तक जुड़े रहना। हर दिन मैं आपको ये करवाऊंगा, और एग्जाम से पहले मैंने प्रण लिया है कि मैं 1000 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं। 1000 क्वेश्चंस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। तो आप खुद सोच के देखो, जब हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा तो उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, और 1000 क्वेश्चंस में है क्या 10 क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे? भाई बिल्कुल एकदम पीवाईक्यू और नए जो पैटर्न पे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको मिक्स करके मैं आपके साथ लेके आया हूं। अगर उनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैं ये कह रहा हूं, अगर मान के चलो कि आप किसी स्टूडेंट के मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में गलत हो जाते हैं, गलती से जीएस में ही किसी और क्वेश्चन पे आंसर टिक हो जाता है, आपका कंप्यूटर के अंदर 10 में है 10 लेने का लक्ष्य होना चाहिए। इसमें आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ डेली जुड़ते हैं तो मैं भी आपको बोलता हूं कि इसके 10 के 10 लेने की संभावना आपकी ज्यादा हो जाती है। किसी और सब्जेक्ट में भले ही नंबर कट जाए, लेकिन कंप्यूटर में आपके नंबर नहीं कटने दूंगा मैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है तो वो होगा बूट सेक्टर। दोस्तों, बूट सेक्टर क्या होता है? ये जो डिस्क है, इसके अंदर ये एक सेक्टर होते हैं, ये सेक्टर होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। इसके अंदर जो ऊपर का भाग है ये होता है बूट सेक्टर। ये जो इसके अंदर जो लाइनिंग दी हुई है ये है क्लस्टर इसका। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जैसे कि सेक्टर हो गए, क्लस्टर हो गया, और ये पूरा डिस्क हो गया। ठीक है दोस्तों, डिस्क का वह हिस्सा जिससे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही ये होता है कि बूट सेक्टर होता है। जैसे आप समझ के चलो कि आप एक किसी स्कूल के अंदर हो, तो स्कूल का जो मेन गेट हुआ वो होगा आपका बूट सेक्टर। ठीक है दोस्तों, बूट सेक्टर होगा। और जैसे जो मास्टर बूट रिकॉर्डर है, ये आपका स्कूल के गेट पे जैसे कोई गार्ड बैठ गया वो है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? ये आपका क्लासरूम होगा। जैसे कि आप स्कूल के अंदर मेन गेट में जब एंट्री करते हो तो आप वहां पूछोगे कि क्लास 5th कहाँ है, क्लास 7th कहाँ है, क्लास 12th कहाँ है। तो जो गार्ड बैठा है वो आपको बताएगा कि ये क्लास उस फ्लोर पे उस जगह जाके आपको मिलेगी। ऐसे ही जब हम अपने पीसी को ऑन करते हैं, तब सबसे पहले जो पीसी है वो किसके पास जाएगा? बूट रिकॉर्ड के पास जाएगा। बूट रिकॉर्ड बताएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे है, फिर जाके प्रोसेस चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनी कैलेंडर जिसमें डेटा एंट्री कलरक तिथि के दर्ज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, फिर आप जब उसका फॉर्म फिल करते हो, तो फॉर्म फिल करते हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है तो ऐसा फॉर्मेट निकल के आता है। इस फॉर्मेट में क्या करना होता है? सबसे पहले आपको सन जो आपका ईयर है वो चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल 2000, 2001, 2, 3, जो भी आपके वहां इसमें निकल के आएगा एक, तो फिर उसमें आप अपना भर दोगे। 2001 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया। फिर आप अपना मंथ चूज करोगे कि आप किस मंथ में आपका जन्म हुआ था। जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है तब की बात हो रही है, तो फिर आप इसमें जब अपना मंथ चूज कर लोगे, उसके बाद आपको अपनी डेट चूज करनी पड़ेगी। जैसे कि आपकी 19 तारीख है, 17 है, तो आप इस पे ये सब चूज करने के बाद इस पे आप जब एक बार क्लिक करोगे तो यहां ऑटो फिल हो जाएगा। आपको इसमें अपने कीबोर्ड से किसी भी प्रकार से आपको इसमें डेट डालने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आप जब आप ये पहले अपना ईयर सिलेक्ट करना, फिर मंथ और फिर डेट चूज कर दोगे तो यहाँ ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या बता रहा था कि एक मिनी कैलेंडर जिसमें डाटा एंट्री कर दर्ज कर सकता है, अपनी तिथि दर्ज कर सकता है, तो क्या होगा वो? बताओ, डेट पिकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे ब्लैंक भी कहा जा सकता है। हम जो एमएस एक्सेल होता है तो उसमें जो सीट खुलती है तो उसे हम जैसे वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट का दूसरा नाम क्या है? वर्कशीट को हम और क्या बोल सकते हैं बताओ? वर्कशीट को हम बोल सकते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बोल सकते हैं। एमएस एक्सेल के बारे में मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं। आपको कॉपी पेन लेके अगर आप लिखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, अदरवाइज मैं आपको ये पीडीएफ अपलिफ्ट हरियाणा टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप वहां से भी अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके और उसमें भी आप अपना एक बार रिवाइज कर सकते हैं।
दोस्तों ये जो होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये होता है इसके अंदर रो होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये होती है रो, और जो ABCD होती है ये होती है इसके अंदर कॉलम, ये कॉलम होती है। अब बात आती है कि इसका लास्ट जो कॉलम है वो क्या रहेगा और लास्ट रो क्या रहेगी। दोस्तों लास्ट जो कॉलम है वो रहेगा XFD। XFD ये मत देखना, ये इसके अंदर रो को दर्शा रहा है। जो लास्ट जो रो है वो रहेगा 10,48,576, ये रो है और ये आपके कॉलम है। तो लास्ट जो आपका कॉलम होगा वो होगा XFD। अब ये है कि भाई हम इसे कैसे सर्च करके देखें कि वेरीफाई कैसे करें। तो आपको क्या करना है, अपने जो पीसी है उसके अंदर MS Excel ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ जो है ना ये डाउन एरो दबा देना है। तो डाउन एरो जब दबाओगे तो आपका जो लास्ट रो है उस पर आप पहुंच जाओगे। उसके बाद आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो इसको कि 10,48,576 जो लास्ट रो नंबर है। अब बात आती है कि कॉलम को कैसे देखें। कॉलम को देखने के लिए कंट्रोल प्लस में राइट एरो को क्लिक कर देना, दोनों को एक साथ। उसके बाद आप इसके ऊपर XFD पे पहुंच जाओगे। ये लास्ट आपका कॉलम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और, अब बात आती है आपने रो देख लिया, कॉलम देख लिया, सेल क्या होती है। सेल देखो दोस्तों, ये 7th रो हो गई और E इसका कॉलम हो गया। तो इन दोनों को मिला के जब जो नीचे बन रहा है इसको बोलेंगे हम एक्टिव सेल, क्योंकि इस सेल में काम हो रहा है। इनको भी बोलेंगे, जैसे ये है इसको बोलेंगे सेल। जो एक रो और एक कॉलम को मिलके बनता है उसे बोलते हैं हम सेल। और जो जैसे कि इन दोनों में इनका जैसे टोटल हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम एक्टिव सेल, क्योंकि इस सेल के अंदर इसका काम किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IPv6 की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों IPv6 की लंबाई होगी 128 बिट। अब मैं आपको बताता हूं, पहले जो है वो IPv4 यूज होता था, अब IPv6 यूज होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये, तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, जैसे कि कोई छोटा शहर है तो उसमें पहले कम घर थे। अब जैसे कोई गांव है, कस्बा है, उसमें कम जनसंख्या होती है, कम घर थे, तो उसमें हमें जैसे ज्यादा एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती थी, थोड़े से काम चल जाता था। अब क्या है, IPv6 क्या है, एक बड़ा एड्रेस, जैसे उसमें इतने ही ज्यादा घर हो गए और जैसे जगह हो गई, तो फिर जितने पॉपुलेशन बढ़ेगी उसकी उसके हिसाब से हम इसको जैसे कि एड्रेस शो होता है। तो ये क्या होगा, IPv6, जिसमें जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो ज्यादा चीजें होंगी, तो ज्यादा इसमें पॉपुलेशन होगी तो एड्रेस ज्यादा चाहिए होंगे, तो IPv6। अब इसमें मेन बात आती है कि इसके अंदर IPv4 को 32 बिट्स होती हैं। ठीक है, ये जो इसका ऑक्टेस है ये होता है 8 बिट का, तो इसके अंदर 8 8 8, तो ये कितने का हो गया, 32 बिट का हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ये होता है, ये भी 16 बिट का होता है। ठीक है दोस्तों, तो 16 बिट का होता है, तो इसके अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 128, मतलब 120 बिट का ये हो गया। मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन के अंदर कि जो IPv6 है, IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 128 बिट का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सबसे अधिक डेटा को दर्शाती है। बताओ, जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ओनली इसी में से बताना है हमें कि इनमें से सबसे ज्यादा इकाई को कौन से इसमें इकाई दर्शाती है जो सबसे ज्यादा बड़ा डेटा कंज्यूम कर सकता है। बताओ, इसके अंदर आएगा टेराबाइट। दोस्तों ये एक मैं आपको बता देता हूं, मेमोरी यूनिट्स हैं। आपको ये डिजिटल जैसे ये जो डिजिट्स हैं ये याद रखनी पड़ेंगी कि भाई किसके अंदर कितना हम स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हो कि 1 GB का मेमोरी कार्ड हो गया, अब तो पेन ड्राइव आने लगे, मेमोरी कार्ड तो बंद ही हो गए। तो उसी हिसाब से जैसे हम 8 GB का पेन ड्राइव लेते हैं, 32 GB का, आजकल तो 1 TB के आईफोन आ रहे हैं, तो वो किस हिसाब से आते हैं, उसमें कितनी स्टोरेज रहती है, वो कितना कंज्यूम अपना डेटा कंज्यूम कर सकते हैं उसके अंदर। एक बिट के अंदर बाइनरी डिजिट्स होती हैं। बाइनरी डिजिट क्या होती हैं, 0 और 1, ये बाइनरी डिजिट्स होती हैं, ये एक बिट के अंदर होती है। एक ही जो डिजिट होगी ये होगी एक बिट के अंदर। ठीक है, 8 बिट मतलब 1 बाइट होती है। एक बाइट के अंदर ऐसी जैसे कि ये है, ये 8 होगी, जैसे 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 1 0, ये होगी 8।
तो ये अब 8 बाइट्स हो गई। तो 8 बाइट मिलकर क्या 8 बिट्स होगी, 8 बिट्स मिलके क्या बनाती है 8 बाइट्स बनाती है। ठीक है दोस्तों, और 1024 जो बाइट्स हैं वो 1 KB बनाती हैं। ऐसे ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, मतलब अब यहां तक ही है ये 1 बाइट्स का मतलब। ठीक है, उसके बाद ये हो जाती है 1024 बाइट्स मिलकर बनाती है KB, फिर 1024 KB मिलकर बनती है 1 MB, फिर 1024 MB मिलकर बनती है 1 GB, फिर TB, फिर PB, EB, ZB, YB, और फिर ये BB और ये GB। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल क्या है? बताओ दोस्तों, ईमेल जो भेजने का प्रोटोकॉल है उसे हम क्या कहते हैं? होगा SMTP। दोस्तों SMTP की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP भी पूछा गया है, इसमें FTP में आपको फुल फॉर्म बता रहा हूं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। STP की होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों मेल जो भेजने का प्रोसेस है उसको जैसे मैं आपके पास मेल भेजूंगा तो किस सर्वर के द्वारा आपके पास जाएगी? तो SMTP के द्वारा आपके पास पहुंचेगी वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बाइट का आधा भाग कहलाता है। 1 बाइट का आधा भाग क्या कहलाएगा? बताओ। 1 बाइट का आधा भाग कहलाएगा निबल। दोस्तों निबल कैसे की? ये मान के चलो ये एक बाइट है। ठीक है, इसके अंदर 2 भाग बना लेते हैं हम, 1 2 3 4, ये बाइनरी डिजिट बिट्स हो गई है। ठीक है, 1 2 3 4, मान लो 0 0 1 0 0 1 1, जैसे ये क्या होगी बिट्स हो गई। ये 4 बिट्स हैं, ये भी 4 बिट्स हैं। अब इनको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? निबल। ठीक है दोस्तों, इनको क्या बोला जाएगा? निबल। ये निबल होगी ये जैसे कि 4 बिट्स मिलके क्या बन गई? एक निबल। ये 4 बिट्स मिलके क्या बन गई? एक निबल। और ये किसके अंदर आ गई? 1 बाइट के अंदर आ गई। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अब इन्होंने पूछा 1 बाइट का आधा भाग क्या होता है? ये 1 बाइट होगी, इसका आधा भाग क्या होगा? 1 निबल। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपको पता चल गया ना ये 1 निबल कैसे आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैंक एक नियम में की किस सेल की किस प्रकार की डेटा को दर्ज किया जा सकता है? बताओ, किस नियम से हम किसी सेल के अंदर जैसे फिक्स कर देते हैं कि यहां न्यूमेरिक वैल्यू डाली जाएगी, यहां अल्फाबेट वैल्यू डाली जाएगी। किस इस ऑप्शन में देख के बताओ किसके द्वारा हम उसको सेट कर देते हैं, फिर उसके अंदर वही वैल्यू डाली जाती है, या तो न्यूमेरिक वैल्यू डाली जाती है या अल्फाबेट वैल्यू डाली जाती है? बताओ। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा डेटा वैल्यूएशन। डेटा वैल्यूएशन को आप ध्यान से समझो, जैसे कि ये एक्सेल शीट है। ठीक है, एक्सेल शीट के अंदर हमें इसके अंदर एक सेट करना पड़ेगा कि हम इसके अंदर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू ही एंट्री कर सकते हैं। तो ये जब हम इसको सेट कर देंगे, फिर हम यहाँ अल्फाबेट वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास इस टाइप का एक पॉपअप जारी होगा। ये पॉपअप बताएगा कि यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू ही हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। अगर इसके अंदर हम दोबारा से इसको ओके करके रिट्राई करके फिर हम इसके अंदर अल्फाबेट वैल्यू डाल लेंगे, तो फिर से ये पॉपअप जारी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी एंट्री हो रही है कि भाई इसमें गलती से ऑरेंज ना लिखा जाए, एप्पल ना लिखा जाए, इसके अंदर ओनली क्वांटिटी ही लिखी जाए। तो ये सब चीज सेट की जाती हैं डेटा वैल्यूएशन के अंदर। डेटा वैल्यूएशन के अंदर ये सेट कर दोगे तो फिर आपके पास, अगर आप गलत एंट्री कर रहे हो तो ये आपके पास पॉपअप जारी हो जाएगा। फिर आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने गलत दबा दिया कीवर्ड कोई, तो अब इसको मैं दोबारा से सही कर सकूं। तो ये आप समझ गए डाटा वैल्यूएशन क्या चीज है। डाटा फॉर्मेटिंग देखो, डाटा फॉर्मेटिंग के द्वारा आप कलर, फॉन्ट और साइज ये सब चेंज कर सकते हो या देख सकते हो, उसको सेट कर सकते हो डाटा फॉर्मेटिंग के द्वारा। डाटा सॉर्टिंग से क्या क्या देख सकते हो आप? A to Z, स्मॉल टू लार्ज, मतलब आप अरेंज कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट को। अगर आपको अरेंज करना हो, जैसे डिक्शनरी फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में अरेंज करना हो, डाटा सॉर्टिंग करनी हो, तो उसे हम A to Z डाटा सॉर्टिंग करेंगे, तो वो क्या हो, A to Z अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है। डाटा फिल्टरिंग क्या होता है? मतलब स्पेसिफाई डाटा शो करना। मतलब कोई भी चीज, जैसे ये एक्सेल शीट बनवाई, इसमें हमने फॉर एग्जांपल यहाँ लेमन देखना है, तो हम सर्च करेंगे लेमन, तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ हमारा जो सेल है वो, या ये एक्टिव सेल बन जाएगी। जब हम लेमन सर्च करेंगे तो
ये इस पे इससे डाटा फिल्टरिंग हो जाएगा कि हमें जो फिल्टर करना था, या फिर हम ये मान ली कि भाई 10 की क्वांटिटी में कितनी चीजें हैं, 10 की क्वांटिटी में कितनी चीजें हैं, एकदम से पूरी शीट थोड़ी चेक करेंगे। तो उसमें हम डाटा फिल्टरिंग में डाल देंगे कि 10 की क्वांटिटी की कितनी चीजें वो एक बार शो हो जाएंगी, तो फिर उसमें ओनली 10 की क्वांटिटी की जो चीजें हैं वो शो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कनेक्शन ब्लैंक, एक कनेक्शन लेस अविश्वसनीय ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्या है, बताओ। इसके अंदर अविश्वसनीय जो प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो होगी यूडीपी। यूडीपी का जो फुल फॉर्म है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। दोस्तों यूडीपी, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप रात को बातें करते हैं या कुछ भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, अपने दोस्त से किसी से भी बातें करते हैं वीडियो कॉल पे, तो यूडीपी के द्वारा होती हैं। उसके अंदर कोई हैंडशेक नहीं होता, डायरेक्ट जो डाटा जा रहा है वो बिना मतलब कि चेक किए कि ये सही है गलत है, वो सीधा चला जाता है उसी के पास। ठीक है, तो जैसे वीडियो कॉल हुई, ऑनलाइन गेमिंग हुई, लाइव स्ट्रीमिंग करनी हुई, तो ये सब किस में होते हैं, यूडीपी के अंदर। टीसीपी क्या चीज है, आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट, जिसके फॉर एग्जांपल मेरा कनेक्शन रिक्वेस्ट आपके पास जाएगा, आप उसे रिस्पॉन्स करोगे, एक्सेप्ट करोगे, डिक्लाइन करोगे, जो भी करोगे आप, उसके बाद हमारा कनेक्शन जो कंफर्म होगा कि हाँ भाई आगे वाला रिसीव कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है। अगर रिसीव कर रहा है तो कंफर्म होने के बाद जैसे आगे प्रोसेस होगा, वेब ब्राउजिंग हुई, फाइल डाउनलोड करना हुआ या ईमेल हुआ, ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रोसेस होते हैं। अब देखो यूडीपी में और टीसीपी में डिफरेंस क्या है। जैसे जो ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और ये कनेक्शन लेस होता है, ठीक है, इसकी स्पीड जो टीसीपी की है वो स्लो होती है, इसकी फास्ट होती है। जो रिलायबिलिटी होती है वो इसकी हाई होती है, इसकी लो होती है। कि इसके अंदर टीसीपी के अंदर हम कोई भी चीज जैसे आपके पास भेज रहे हैं तो एकदम जैसी मैंने भेजी आपके पास वो सेम एज इट इज आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन यूडीपी में कोई जरूरी नहीं है कि उसकी क्वालिटी हाई हो, रिलायबिलिटी जो हाई है या फिर लो होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, एरर चेकिंग इसके अंदर होता है, इसके अंदर कोई एरर चेकिंग नहीं होता। इसके अंदर डेटा ऑर्डर के अंदर पहुंचता है, जैसा हमने आपके पास भेजा वैसा ही इसके अंदर पहुंचेगा, इसके अंदर कोई गारंटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये चीज मैंने अभी आपको बता दी, जैसे टीसीपी है और ये यूडीपी है। इसके अंदर जैसे ये सेंडर है, ये इसके पास पहले रिसीवर के पास चेक होगा, फिर वापिस आएगा इसके पास, फिर इसका जो काम है वो करके देगा। ठीक है, इसके अंदर कोई चेकिंग नहीं, इसके अंदर रिक्वेस्ट आई, इसने रिस्पॉन्स दे दिया तुरंत। ये टीसीपी और यूडीपी है। अब है कि एमएस एक्सेल में विभिन्न सेल्स को, मानों को एक ही सेल में जोड़ने के लिए उपयोगी टेक्स्ट फंक्शन क्या है, बताओ। इसका आंसर होगा कॉनकैटनेट। अब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। हमने जैसे कि ये रो 4 है और इसका कॉलम नंबर बी है, तो इसके अंदर डाल दिया जैन, ये 5 है, रो 5 है, और इसके अंदर डाल दिया जनवरी, और सी के अंदर डाल दिया 1। तो अब हमें क्या करना है कि इसको जैसे कि हमें भाई इसको जैसे एक साथ लिखना है बिना कोमा के या बिना किसी चीज के, तो इसको जब हम डालते हैं तो हमें ये इसका जो फॉर्मूला है ये ऊपर फॉर्मूला बार में हमें डालना पड़ता है, और ये डालते ही ये एक साथ जुड़ के लिखा जाता है। अब हमें इसके अंदर कोमा लगानी है तो हमें ये फॉर्मूला डाल देंगे, तो ये इसके बीच में देखो ये कोमा लग के आ गई। अब इसी प्रकार से हमें इसका ईयर भी डालना है, तो हमें यहाँ अलग से ईयर डालना पड़ेगा, साथ में ये अगर हमें ये लगाना है तो ये भी इसके अंदर डालना पड़ेगा। फिर ये ऑटोमेटिक इसके अंदर सेट होके और ये आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिंग का बताया मैंने, स्ट्रिंग डाल के और कोमा और स्पेस आपको यहाँ डालने पड़ेंगे, तो वो इसके अंदर ऑटोमेटिक डल जाएंगे। इसमें कोई भी आपको कोमा वगैरह के बिना इसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अपलिफ्ट हरियाणा को जाके ज्वाइन कर लीजिए, और वहां इसके कमेंट में लिख दीजिए पीडीएफ, मैं आपको तुरंत पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।